हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेके आए हैं यूपीपी के लिए। ये आज हम लोगों का ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में आज हम लोग देखिए चौथा पार्ट जो कर रहे हैं इसमें हिंदी का जो है ये पोर्शन आपके सामने लेके आए हैं। और ये देखिए, आप लोगों को मैंने बहुत बार कहा है कि भाई जो भी मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूँ आप लोग इसको सॉल्व किया करें और साथ ही ये ज़रूर कमेंट में बताया करें कि भाई कितने नंबर आपके बने हैं। या अगर मैं कोई क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता हूँ ये कह के कि आप लोग इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा, तो अब जाके जब मैंने इतने बार आप लोगों से कहना स्टार्ट किया है तो अब 2 से 3 बच्चे ऐसे हो गए हैं जो कमेंट में इसका आंसर देने लगे हैं। बाकी आप लोग अभी भी वैसे के वैसे ही मौन बैठे हैं, कोई भी इसका आंसर नहीं दे रहा है। भाई तो आप लोग भी आंसर दीजिए जैसे वो दे रहे हैं। अगर वो सही हो रहे हैं तो आप भी सही होइए। जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे, सही या गलत कुछ नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा आपको कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है भाई दोस्तों, जितने भी नए लोग देखते हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और चैनल वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। चलिए दोस्तों, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। एक ये जो है हमारे सामने गद्यांश लिखा हुआ है, इसको पढ़ के और इसके आंसर्स देने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 से 3 तक इसके उत्तर प्रश्न होंगे वो देखते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगह में होती देखी गई है। संसार के इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्हें रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हें कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूजा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया है, रुपए कमाया है और परलोक की यात्रा की है। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता है। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गद्यांश का शीर्षक होगा, क्या शीर्षक हो सकता है भाई आपके हिसाब से? तो धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन की मनुष्यता और धन का महत्व। तो दोस्तों देखो, धन और मनुष्यता और धन का महत्व, ये ऐसी चीज़ें दे रखी हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जितना भी पैराग्राफ लिखा था वो उसने ये बताया था कि धन की पूजा नहीं की जाती है, अगर आप इंसान हैं तो इंसान की भी पूजा की जाती है। इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं कि धन महत्वपूर्ण इतना नहीं है, अगर आपके काम और कर्म अच्छे हैं तो आपको लोग पूछते रहेंगे। तो यानी कि धन और मनुष्यता जो है इसका शीर्षक हो सकता है। चलिए 2 नंबर देखिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों का कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लग जाता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो आपके हिसाब से संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा की जाती है? जो सच्चे मनुष्यत्व की पूजा करता है। ठीक है, इंसानियत को मानता है, इंसानियत की पूजा करता है, उसकी भी पूजा की जाती है। चलिए, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय हो जाएगा? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय होगा? तो यहाँ पे यही है कि धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था ना कि धन की पूजा बहुत कम जगह पर होती है इस तरीके से। तो चलिए 4 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो अब देखिए आपके सामने यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द आया। मैंने कहा था इनको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता चल जाता है। तो लिखा हुआ किन्नर, किन्नर होता है, किन्नर होती है कभी नहीं कहा गया। अहिंसा होती है, अहिंसा होता है कभी नहीं। तो यहाँ पे यही स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी आपके सारे के सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए फिर 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं होगी। जब ममता नहीं होगी तो निर्मम, निर्दय, निर्भय या निर्हृदय। तो दोस्तों जिसके हृदय में ममता नहीं होती है वो होता है निर्मम। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो स्त्रीलिंग में दोस्तों देखो कई तरीके के शब्द प्रयोग होते हैं जिनको हम लोग स्त्रीलिंग में गिनते हैं। देखो अकारांत, इकारांत, ईकारांत और नकारांत तथा उकारांत जो है ये प्रायः स्त्रीलिंग के जो होते हैं। ठीक, फिर जैसे अकारांत जो आकारांत होते हैं, बड़ा आका डंडा आ में भी और बड़ा आका डंडा का में भी। तो ये जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे दया दिखाई जाती है, माया की जाती है, कृपा बरसाई जाती है, क्षमा किया जाता है।
क्षमा दी जाती है, सॉरी, और शोभा बढ़ाई जाती है। ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे ईकारांत होते हैं, निधि, विधि, परिधि, अग्नि, ऐसे ईकारांत भी होते हैं। ठीक है, जैसे नदी, रोटी, टोपी इत्यादि। ठीक है, जैसे हाथी, हाथी को आप उसमें नहीं काउंट कर सकते हैं, दही उसमें नहीं काउंट होती है, रोटी भी उसमें काउंट नहीं होती, ये अपवाद हैं उसके। फिर नकारांत जैसे प्रार्थना, वेदना, रचना, घटना, और उकारांत ऋतु, वायु, रेणु, मृत्यु, रुज्जु, आयु, वस्तु, धातु, धन, जनु, ये सब जो होते हैं ये उकारांत शब्द होते हैं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में दोस्तों क्या प्रयुक्त हो जाएगा, अभी मैंने बताया ऋतु क्या होती है, ऋतुएं बदलती हैं, बदलता नहीं है। पंडित होते हैं, हंस होता है, आचार्य जी होते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्याल, गरुड़, सर्प, पनंग। ठीक, जो यहाँ पे भुजंग, भुजंग मतलब सर्प होता है, याद रखिएगा, भुजंग मतलब सर्प होता है। ठीक है, जो यहाँ पे गरुड़ दे रखा है, गरुड़ तो एक पक्षी होता है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ये शब्द नहीं आ सकता। बाकी आपको सर्प, ब्याल और पनंग ये सब उसके भुजंग के पर्यायवाची हो जाएंगे, खाली गरुड़ इसका पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए फिर 8 नंबर देखिए, लिखा हुआ है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं। अब विशेष से पूछा गया है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो विशेष से हैं हमको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, जो यहाँ पे बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र जो दे रखा है, विशेष से कौन सा हो जाएगा, तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, देखो बड़ा क्या है, घर है, आदमी जो है वो छोटा बताया गया, वस्त्र जो है नीला, तो यानी कि इसमें जो है विशेष से क्या हो जाएंगे, घर, आदमी और वस्त्र, तो ये तीसरे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। फिर 9 नंबर देखिए, वाच्य होते हैं, कल भी मैंने इसके लिए बताया था, कल नहीं शायद फर्स्ट वाले या सेकंड वाले में बताया था कि वाच्य के कितने रूप होते हैं, वाच्य के भाई 3 ही रूप होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं दोस्तों। चलिए 10 नंबर, निम्न में भाववाच्य बताइए। अब भाववाच्य बताना है हमको कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो निम्न में भाववाच्य बताइए। भाववाच्य का मतलब होता है जहाँ पर भाव का वाच्य होता है, ठीक है, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है, जिसमें क्या होता है, वाक्य में भाव, जो क्रिया की प्रधानता दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे ये जो क्रियाएं जो होती हैं ये सब अकर्मक क्रियाओं से बनी होती हैं, ये जो वाच्य होता है उसे अकर्मक क्रियाओं से बना होता है। ठीक है, तो इसमें जो देखो क्या लिखा है, अब चला जाए, तो यही भाववाचक हो जाएगा। इसके अलावा जैसे क्या हो जाएगा, सीता से हंसा नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। फिर चुप, उससे चुप नहीं रहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी भाववाच्य हो जाएगा। फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अविकारी, विकारी, दोनों या कोई नहीं। तो देखो दोनों तो हो नहीं सकते, या तो अविकारी होगा या विकारी होगा। तो जो समुच्चय बोधक होते हैं ये अविकारी होते हैं। क्या होते हैं, ये अविकारी होते हैं। ठीक, जैसे आंधी आई, पानी बरसा, ये क्या करते हैं, जैसे आंधी आई और पानी बरसा, इनको क्या होगा कि यहाँ और, अब ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है और शब्द से इनको जोड़ा गया है। तो जैसे क्या हो जाएगा, ये 2 वाक्यों से बना हुआ है, कैसे, आंधी आई ये अलग हो गया और पानी बरसा ये भी अलग हो गया, लेकिन आंधी आई और पानी बरसा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो और शब्द जोड़ा गया है ये एक तरीके का अवयव हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक हो जाएगा। समुच्चय मतलब जो जोड़ा उसने। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 12 नंबर में लिखा हुआ है हिंदी में वचन कितने। तो भाई आपको वचन तो पता ही होंगे कि एक वचन और बहुवचन। अब इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताना पड़े। चलिए 13 नंबर, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद का मतलब होता है जिसमें सभी मात्राएं बराबर बराबर हों। ठीक है, ठीक, तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा, दोहा, सोरठा, चौपाई या सभी। तो दोस्तों जब सममात्रिक छंद की बात आती है तो वो होता है चौपाई, जिसकी जो है, जिसमें क्या होता है, जिसके, ये कह सकते हैं कि जिसके छंदों में सभी वर्ण, जो सभी चरण होते हैं वो समान होते हैं, वो क्या होते हैं, सममात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे कौन से, चौपाई भी होती है, रोला भी होता है, हरगीतिका भी होता है, ये सब क्या होते हैं कि ये सममात्रिक छंद है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पहला तथा तीसरा पद समान, तीसरा चरण समान होता है, दूसरा और चौथा चरण समान होता है। ठीक, तो ये आपस में सममात्रिक छंद नहीं कहलाते हैं। जो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे दोहा, सोरठा तथा उल्लाला। ठीक, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक, तो सरस्वती का पर्यायवाची बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं होगा। ठीक, तो वाणी, वाणी, पाड़ी,
कमला और शारदा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कमला दे रखा है, जो कमला दे रखा है ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों। बाकी वीणा पाणी, कमला वीणा पाणी, वाणी और शारदा ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे। कमला इसका पर्यायवाची नहीं होगा। कमला तो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। चलिए 15 नंबर देखिए, लिखा हुआ है ईच्छु का तद्भव रूप होगा। तो दोस्तों जो ईच्छु होता है इसका तद्भव रूप अगर पूछा जाएगा तो गन्ना, ईख, ईख, ईख लिखा हुआ, फिर ईख लिखा हुआ, फिर इच्छु लिखा हुआ है। तो बहुत से लोग इस पे क्या करेंगे कि इच्छु मतलब गन्ना लगा देंगे। तो दोस्तों गन्ना नहीं हो जाएगा, ये देशज शब्द हो जाता है गन्ना। इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? ईख हो जाता है। बड़ी ई से ईख बोला जाता है ना, तो ये वही हो जाता है। फिर देखिए रेल गाड़ी, ये किस तरीके का शब्द है? तो इसमें रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, और जब भी कभी दो विभिन्न मतलब अलग अलग जगह से मिले शब्द बनके एक शब्द बनाता है, उसको कहते हैं जो कह सकते हैं संकर शब्द। जब दो चीज़ों से मिलके बनती है उसको संकर प्रजाति, संकर शब्द, जब दो अलग अलग चीज़ों से। तो यहाँ पे रेल अलग शब्द है और गाड़ी क्या है? अलग। रेल है अंग्रेजी शब्द और गाड़ी है हिंदी शब्द, तो इसीलिए ये संकर शब्द हो जाएगा। चलिए फिर थोक लिखा हुआ है, थोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? थोक का पर्यायवाची परचून, थाक, थोया और पर्यायिक। तो देखो परचून तो उसका विपरीत कह सकते हैं, थोक का पर्यायवाची यहाँ पे जो है पर्यायिक हो जाएगा। थोक और पर्यायिक एक जैसे शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं। चलिए विभु जो लिखा हुआ है, विभु का अर्थ बताना है, विभु। तो विभु का पर्यायवाची बताना है, तो जो विभु का पर्यायवाची हो जाएगा सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर और चिरस्थायी और दृढ़। तो जो विभु का पर्यायवाची है वो सर्वव्यापक और नित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक और नित्य। ठीक है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में लिखा हुआ व्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो जो व्यास का विलोम शब्द लिखा हुआ है, तो जो व्यास होगा तो समास हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? समास हो जाएगा। चलिए छक्का पंजा करना क्या हो जाएगा? छक्का पंजा करना का मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा कि झगड़ा करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना या कुछ और। तो छक्का पंजा करना का मतलब हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। तो 20 में का दूसरा सही हो जाएगा। 21वां अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। उपसर्ग कहाँ लगता है? वाक्य में, शब्द में पहले लगता है। पहले तो जो है अधिमानता लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, तो अधिमानता में मानता शब्द है और इसमें जो है हमको क्या बताना है? उपसर्ग बताना। तो आ लगेगा, अध लगेगा, अधि लगेगा या ता? तो क्या लग जाएगा? अधि लग जाएगा, बाकी मानता हो जाएगा। बाकी मानता इसका शब्द हो जाएगा, मूल रूप हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है? दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अच्छा भाई, चलिए ये किस तरीके हो जाएगा? उप प्रधानाचार्य की बात हो रही है, तो ये तत्सम उपसर्ग हो जाएगा, तद्भव उपसर्ग हो जाएगा, विदेशज उपसर्ग हो जाएगा या देशज उपसर्ग। तो जो उप है ये दोस्तों तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम उपसर्ग। ठीक। चलिए फिर 23 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? वाक्य शब्द के अंत में लगता है। ठीक है। और वो शब्द का क्या होता है दोस्तों? वो शब्द का अंश होता है, क्योंकि उसके साथ जुड़ के रहता है। चाहे वो पहले लगे और चाहे अंत में लगे, दोनों क्या हो जाएंगे? शब्द के साथ में जुड़े हैं तो वो शब्द के अंश हो जाएंगे, शब्दांश हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए, दिए गए निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटि है? निम्नलिखित में से विलोम युग्म त्रुटि यानी कि कौन से आपस में एक दूसरे के साथ विलोम नहीं बनाते हैं? अपेक्षा का उपेक्षा लिखा हुआ है, सही है। अग्रज का अनुज बिल्कुल सही है। अवनति का जो है, अवनति का तो दोस्तों जो है उन्नति होना चाहिए यहाँ पे, तो अच्छा उन्नति ही लिखा, उन्नत का अवनति होता है, अवगत नहीं होता। आदान का प्रदान सही है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए लिखा हुआ है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताने हैं। तो जो प्रयोग के आधार पर दोस्तों शब्द के भेद होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो होता है कौन कौन सा? एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। 26 नंबर लिखा हुआ है पनही शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो तांबूल, पर्ण, पर्ण, पर्णी या उपाहन है। तो जो पनही शब्द का तत्सम रूप जो हो जाएगा वो दोस्तों, अब इसको मुश्किल है जज कर पाए, जिसने पढ़ा होगा वही जज कर पाएगा, वरना इसको जल्दी से जज करना शब्द से नहीं बना सकते। पनही का तत्सम रूप होता उपाहन है, उपाहन। ठीक। चलिए 27 नंबर लिखा हुआ है उद्यान का जो है सही संधि विच्छेद बताइएगा, क्या होगा?
चलिए पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए और चौथा देख लीजिए कि इसमें से उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पे चौथा तो आप ऐसे काट सकते हैं क्योंकि इसमें आ से स्टार्ट है, तो आ से तो स्टार्ट नहीं होगा। फिर देखिए ऊ आएगा, फिर उसके बाद आधा दा आएगा, फिर या आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर आधा ना आएगा, फिर छोटा आ आएगा, फिर उद्यान बनेगा। ये तो तीसरे ऑप्शन में आपको सही से दिखाई दे जाएगा, यही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, सूर्यूर्म सरयूर्म में संधि है। जो सरयूर्म लिखा हुआ है इसमें संधि क्या हो जाएगी, पहले तो इसको आप तोड़िए तभी आप इसको संधि बना पाएंगे। ये लिखा हुआ है सरयू प्लस ऊर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सरयू प्लस ऊर्म। तो अब सरयू में भी बड़े ऊ की मात्रा, उसके आगे भी बड़ा ऊ लगा हुआ है और तोड़ने पे दोनों जगह पे बड़ा ऊ आ रहा है, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाता है। और जब बड़ा बड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये दीर्घ बन जाएगा। 29 नंबर, निम्न में किस धातु से बनी है, निम्न में किस धातु से भाषा बनी। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाषा जो है वो किस धातु से बनी है, तो भाग से, भास से, वाक से या वद से। तो दोस्तों जो भाषा शब्द है वो भास धातु से बनी है, ठीक। इसी में आ जो है वो प्रत्यय लगाकर इसको भाषा बना दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भास शब्द से मिलकर बनी है। 30 नंबर, धातुष्मा जो है में प्रयुक्त संधि है। अब धातुष्मा जो लिखी है पहले तो इसको आप तोड़िए, धातु प्लस ऊष्मा, ता में छोटे ऊ की मात्रा और उसके आगे बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके दोनों क्या बना देते हैं, बड़ा ऊ बना देते हैं। और जैसे ही बड़ा ऊ लग जाता है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, दीर्घ संधि बन जाती है। 31 नंबर, विशेषण और विशेष्य के योग से बना कौन सा समास होता है। तो दोस्तों विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है वो बनता है आपका कर्मधारय समास। क्या बनता है, कर्मधारय समास। इस समास में होता है क्या, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद जो होता है वो उत्तर पद की विशेषण तथा विशेषण और विशेष्य के संबंध बताता है, ठीक है। जैसे चरण कमल, तो कमल जो है किसके समान बताए गए हैं, चरण के समान। तो यहाँ पे ये जो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो भाई जब कोई पद प्रधान नहीं होगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो भाई हम लोग तीसरे समास की तरफ, तीसरे शब्द की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही आप तीसरे शब्द की तरफ चले जाएंगे तो क्या होता है, जब दो चीज़ें मिलके, दो शब्द मिलके एक तीसरे शब्द की तरफ चले जाएं, तीसरे किसी चीज़ की तरफ इंगित या किसी व्यक्ति की तरफ इंगित करने लग जाएं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिनका, किनका, गणेश जी का, तो गणेश जी बन गई है। चतुर्भुज यानी कि चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, तो विष्णु जी बन गए, ठीक। तो ये इस तरीके से घनश्याम, घन में घन के समान श्याम है जो, अर्थात कौन, कृष्ण जी। तो ये जो जब अर्थात शब्द लग के तीसरे की तरफ चले जाते हैं वो बहुब्रीहि समास। 33 नंबर, उपसर्गों को कहते हैं। उपसर्ग भाई क्या होते हैं, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय के लिए भी यही आंसर आया था और उपसर्ग के लिए भी यही आएगा कि भाई प्रत्यय भी शब्द का अंश होता है और उपसर्ग भी शब्द का अंश हो जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन। सोचिए आपको एक ही पेपर में सिर्फ एक आंसर टिक करने से 4 नंबर मिल रहे हैं। चलिए, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता क्या होती है, भाषा बोलने में। तो दोस्तों क्या होता है, लिपि जो होती है बोलने के लिए नहीं होती है, भाषा लिखने में। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि लिपि का मतलब होता है भाषा लिखने में जो है लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। लिपि जो होती है लिखित वर्णों की सहायता, संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति करती है, ठीक है। तो इसीलिए वो लिखने के काम में आती है। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली कहाँ से निकली है, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। अभी कल के शायद पेपर में या परसों के पेपर में कुछ ऐसा ही भाषा शब्द से कुछ रिलेटेड था शायद, तो मैंने वहाँ पे बताया भी था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। तू क्या कर रहा है, तन्ने क्या, तू कैसा है, तू, तेरे लिए, तो ये खड़ी बोली होती है जो कि हमारे इधर पश्चिम साइड में मेरठ वेरठ में बहुत कुछ बोली जाती है। तो कहाँ से निकल के आई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल के आई है। चलिए, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की लिपियाँ। अब देखो कुल की बात आई है, तो जब यहाँ पे कुल की बात आई है तो भाई दोस्तों सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें उच्चारण या किसी के तौर तरीके से तो बताना नहीं है। तो भाई 11 स्वर होते हैं हमारे पास वैसे नॉर्मल, ठीक है। और बाकी वर्ण होते हैं, तो टोटल अगर हम लोग काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं दोस्तों 52 वर्ण बन जाते हैं। फिर 37 नंबर, मध्य स्वर क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जो मध्य स्वर होता है, मतलब मध्य स्वर कहते हैं किसको कहते हैं, ऊ को कहते हैं, ई को कहते हैं, छोटी ई को, बड़ी ई को या छोटा आ को। तो जो दोस्तों मध्य स्वर होता है वो छोटा आ को यहाँ पे कहेंगे। जो मध्य स्वर होते हैं कौन से हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो है मध्य भाग जो है काम करता है। जैसे आ बोलते हैं तो जीभ का बीच वाला हिस्सा ही सिर्फ उठता है, तो ये हो जाते हैं मध्य स्वर।
ठीक, चलिए तो यहाँ पे छोटा आ हो जाएगा। फिर निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? अब कंठ मतलब मैंने क्या बताया था, कंठ कैसे बनता है? कंठ में बनता है का सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो यानी कि जो हमारे पहले का वाले जितने भी वर्ण होते हैं वो सब कंठ होते हैं। लेकिन हमको यहाँ तो भाई कंठ में का वाला वर्ण तो दिया ही नहीं है, तो भाई का वाला वर्ण नहीं दिया है, तो इसके लिए फिर अब आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि छोटा आ कंठ से, बड़ा आ कंठ से, ठीक, हा कंठ से, विसर्ग जितने वो होंगे वो सब कंठ से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई और या, शा, चा वर्ग, ये जो जितने भी होते हैं ये तालव्य होते हैं, ठीक। ऋषि ऋषि, सा से संयम वाला शा, और टा वर्ग जो होता है वो मूर्धान्य होता है। और उसके अलावा जो सा होता है सब्जी वाला, और ता वर्ग ये सब दा से दंत वर्ग बन जाते हैं। चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन कि 39 नंबर रा प्लस माँ जो बना हुआ है ये क्या बन जाएगा? तो देखो जब भी कभी रा पहले लिखा जाता है, जिसने भी मंगल पे टाइपिंग की होगी ये क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा। जब भी कभी रा पहले बन जाए किसी भी शब्द के, जैसे मान लिया हम ता के पहले शब्द रा बना दें, तो इसका मतलब हो जाएगा ये ता के ऊपर रा चढ़ जाएगा, तो यहाँ भी माँ के ऊपर रा चढ़ जाएगा, ठीक। फिर 40 नंबर देखिए, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो जो प्रा में पूर्ण वर्ण बनेगा तो वो दोस्तों पहले जो है पा बनेगा आधा प्लस रा बनेगा पूरा, तब ये बन जाएगा प्रा। ये मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करने वालों को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि अगर हम पहले शब्द कोई बनाए उसमें हलंत, यानी कि अगर आप उसको हलंत लगा के आधा बना देते हैं और उसके बाद कोई वर्ण बनाते हैं तो उसके में आधे के साथ में वो जुड़ जाता है। तो ऐसे ही आधा पा बनेगा और रा पूरा बनेगा। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर आपका ये सेकेंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के जो हमारे 40 क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। बाकी भाई दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। बाकी जितने भी नए लोग देखते हैं वीडियो को वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।